लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं और ये उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, डिराइव किया था इससे कि ये क्या है, किसी स्केलर क्वांटिटी को आप इससे जो है निकाल सकते हैं। और स्केलर क्वांटिटी का जब आप ग्रेडियंट फाइंड करते हो तो क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हम हेडिंग लगाएंगे, आज की हमारी हेडिंग रहेगी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यानी कि हिंदी में आप इसे बोल सकते हो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, देखिए सभी ने जो है इसकी डेफिनेशन जो है आपने पढ़ी होगी बीएससी जो है आपके पास फर्स्ट ईयर में, तो वो मैं डेफिनेशन आपको एक बार रिकॉग्नाइज करा देता हूँ कि क्या डेफिनेशन थी। कि जब आप किसी भी जैसे कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में अगर ए वेक्टर है, अगर आप ए वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हो, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से उसे लिखा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अगर आप ये फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उस वेक्टर क्वांटिटी का यानी कि ए वेक्टर का सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, एरिया इंटीग्रल फाइंड करना होगा। एरिया इंटीग्रल फाइंड करना होगा, और वो एरिया इंटीग्रल कैसा होगा, एक क्लोज पाथ के लिए होगा, एक बंद पथ के लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद में उस एरिया के द्वारा जो आपके पास में कवर किया गया वॉल्यूम है, उसका क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, डिवाइड लगाएंगे। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैसा है, ये आपके पास में टेंड्स टू जीरो है, यानी कि जीरो की तरफ अग्रसर है, यानी कि लिमिट dv टेंड्स टू जीरो यहाँ पर हम लेंगे। तो ये डेफिनेशन आपने जो पढ़ी थी बीएससी फर्स्ट ईयर में, किसी डाइवर्जेंस के लिए, किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थिति आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स, जो हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास में कोई यूनिट वॉल्यूम जो है यहाँ पर है, ठीक है, किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड, और ये वेक्टर क्वांटिटी कोई एरिया जो है वो ds कवर कर रही है। तो यहाँ पर जो यूनिट आपके पास में वॉल्यूम है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ये आपके पास में फ्लक्स जो आपने फाइंड किया है यहाँ पर इस वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, तो इसे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी यहाँ पर। इसे आप लिख सकते हो, किसी सदिश क्षेत्र, किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में स्थिति आयतन अल्पांश को, स्थिति आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स, सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का, सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। यानी कि ये जो आपके पास में इंटीग्रेशन जो क्लोज पाथ में आपको दिख रहा है, क्लोज पाथ के लिए ये क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी का क्या है, फ्लक्स है। यानी कि ये क्या है, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर है ये। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और ds वेक्टर, ये क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है। तो इसी तरीके से ये ए आपके पास में जो वेक्टर क्वांटिटी जो सदिश राशि है उसका फ्लक्स यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में इंटीग्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट के लिए इस तरीके से। तो इसी इंटीग्रेशन के लिए या फिर इसी फ्लक्स के लिए जब आप पर यूनिट वॉल्यूम जब बात करोगे
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाली क्वांटिटी डाइवर्जेंस ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, इसको मैंने आपको फिर से जो है रिकॉल किया है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अब देखिए हम यहाँ पर एक इंसिडेंट यहाँ पर हम लेंगे और उसके लिए जो है यहाँ पर हम डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो रहेगा हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करूँगा। देखिए आप भी मेरे साथ बनाएंगे इसको। ये मैंने ओरिजिन ले लिया और ओरिजिन से ये मैंने इस तरीके से कर्व ले लिया। ठीक है, और ये मैंने दूसरा कर्व ले लिया और ये मैंने यहाँ पर तीसरा कर्व ले लिया इस तरीके से। अब इनकी नेमिंग कर देंगे, जैसे कि ये वाला हमारे पास में U1 जो है कर्व हो जाएगा और इसको हम जो है यहाँ पर U2 कर्व ले लेंगे इस तरीके से, और ये वाला हम U3 कर्व ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए ये हमारे पास में ओरिजिन है, तो इसको हम यहाँ पर नेमिंग देंगे बाद में। देखिए अब यहाँ पर मैं क्यूब बनाता हूँ, तो देखो क्यूब बनाने का तरीका इस तरीके से, सबसे पहले ये वाली जो साइड है वो इस वाले कर्व के अलॉन्ग होनी चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ जो साइड बनाओगे वो इस वाले कर्व के अलॉन्ग होगी, यानी कि इस जैसा होगा, बिल्कुल इस तरीके से होगा। ठीक है, तभी आप एक ठीक कर्व बना पाओगे। अब यहाँ जो आप लाइन बनाओगे वो इस वाले कर्व के अलॉन्ग होगी, यानी कि कुछ इसी की शेप में होगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ जो लाइन बनाओगे वो इस वाले कर्व के अलॉन्ग होगी इस तरीके से, और यहाँ वाली ये वाली के अलॉन्ग होगी। यहाँ जो बनाओगे वो इसके अलॉन्ग होगी, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ठीक है, और ये वाली जो आपके पास में आएगी वो इस वाले के अलॉन्ग आएगी, इस तरीके से बनाएंगे आप। ठीक है, तो एक क्यूब बन गया, एक घन बन गया, इसमें कर्वीलिनियर यानी कि वक्र रेखा निर्देश तंत्र में हमने इसको बनाया। अब इसकी नेमिंग कर देंगे। तो देखिए नेमिंग के लिए यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ABCD। तो ये वाला जो वर्टिस है इसको हम A बोल रहे हैं, ये वाला B ले रहे हैं, और इस वाले को हम C बोलेंगे, और ये वाला D हो जाएगा। ठीक है, ये D हो गया। इसी तरीके से देखो हम यहाँ पर इस वाले को ले रहे हैं E, और ये वाला हम ले लेंगे F, देन ये वाला G हो जाएगा, और इस वाले को जो है आप यहाँ पर ओरिजिन है तो उसको आप O भी ले सकते हो, या फिर इसको आप H भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको O ले रहे हैं, O फॉर ओरिजिन हम इसको यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेखा अल्पांश की, तो आपको मालूम है कि U1 जो कर्व होता है, U1 कर्व पर रेखा अल्पांश क्या था, U1 कर्व पर रेखा अल्पांश था H1 DU1। ठीक है, और U2 कर्व पर रेखा अल्पांश क्या था, तो U2 कर्व पर रेखा अल्पांश था हमारे पास में H2 DU2। एंड U3 कर्व पर रेखा अल्पांश क्या है, U3 कर्व पर रेखा अल्पांश है H3 DU3। तो ये रेखा अल्पांश हमने पहले भी किए थे, फर्स्ट क्लासेज में हमने इनको जो है डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास में हमने इनको बना लिया था, डिराइव कर लिया था लाइन एलिमेंट वाले पोर्शन में। ठीक है, और ये वाली चीज़ आपको मालूम है, ये बता दूं फिर से, U1 कर्व की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लेंगे E1 कैप, U2 कर्व की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे हम E2 कैप, एंड U3 कर्व की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लेंगे E3 कैप। ठीक है, आगे देखिए अब अगर हम यहाँ पर ए वेक्टर जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी अगर उसको लिखें हम वेक्टर की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, ए वेक्टर को हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर कर्वीलिनियर में लिखेंगे तो लिखेंगे A1 E1 कैप, A2 E2 कैप एंड A3 E3 कैप। ये हमारा क्या रहेगा, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका रहेगा। जैसे कि हमने पीछे की तरफ जो है ग्रेडियंट को लिखा था G1 E1 कैप, G2 E2 कैप, G3 E3 कैप, और फिर हमने वहाँ पर G1 G2 G3 की वैल्यू फाइंड की थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को, सदिश राशि को जो है कंपोनेंट यानी कि घटकों के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो इसे आपको इक्वेशन दे सकते हो, इक्वेशन इसे फर्स्ट दे दीजिए मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारे जो हमने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले पे चलते हैं।
और वहां देखिए हमने ये जो क्वांटिटी थी इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या हमारे पास है, फ्लक्स है। ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या है, फ्लक्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लक्स जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, और फ्लक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोई एरिया यानी कि कोई प्लेन जो है हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा, उसी के लिए हम यहाँ पर जो है फ्लक्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पृष्ठ ABCD की। जो सरफेस ABCD है, देखिए ABCD सरफेस कौन सी है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली सरफेस जो है ना, ABC और D, ये वाली सरफेस जो आपके पास में, ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ये ABD हमारे पास में सरफेस है। अब जरा सोचिए कि जो ABD सरफेस है, इस ABD सरफेस में कौन कौन से जो कर्व है वो आपके पास में यहाँ पर इसमें शामिल है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला कर्व यानी कि U3 कर्व इसमें शामिल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और ऊपर की तरफ जा रहे हो यानी कि आप इसमें U2 कर्व भी शामिल है। तो इसमें U3 और U2 कर्व अगर शामिल है तो इसका एरिया क्या होगा, यानी कि पृष्ठ ABCD जो है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, यानी कि एरिया मतलब क्षेत्रफल इसका क्या होगा। हमने फाइंड करना सीखा था कि जो भी कर्व शामिल होते हैं उनके तो क्या आ जाते हैं, लाइन एलिमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 शामिल है, इसका मतलब H2 और H3 आएगा, और DU2 और DU3 आएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी डायरेक्शन आएगी आपके पास में E1 कैप, यानी U1 की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर हम जब कंपोनेंट बना रहे हैं तो हमें A1 A2 A3 ये जो आपके पास में है ना, ये कंपोनेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ओनली इनकी कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट ले लिया एरिया का, ठीक है। एक तरीके से आपके पास में बोल सकते हो परिमाण है ये। तो डायरेक्शन को यहाँ पर हम कंसीडर कर नहीं रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन आएगी कौन सी, E1 कैप डायरेक्शन आएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पृष्ठ ABCD की। पृष्ठ ABCD का क्षेत्रफल हमने निकाला H2 H3 DU2 DU3, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई बिंदु P है। अब बिंदु P जो है उसकी हम लोकेशन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु P जो है वो यहाँ मान लीजिए आप, ठीक है। तो बिंदु P जो आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डिपेंड करेंगे आपके पास में U1 U2 U3 पे। तो बिंदु P को देखिए आप कहाँ मान रहे हो, हम इसके सेंटर पे मान लेते हैं। अगर कहीं और मानने से बढ़िया कि एकदम इसके सेंटर पे कहीं मान लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पर बीच में सेंटर पे अगर मैं इसको यहाँ लूँ तो यहाँ मैं इसको लिखूंगा यहाँ। तो एक बार A को जो मैं यहाँ से हटाकर बाहर की तरफ लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट आपके पास में A है, और यहाँ मैं पॉइंट B जो है P ले रहा हूँ। तो P पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, ये P पॉइंट जो है इसके सेंटर में एकदम। तो सेंटर में होने की वजह से जितनी भी आपके पास में कर्व है, जो लाइन एलिमेंट हमने बनाए हैं, उनसे हाफ डिस्टेंस भी अवेलेबल है। यानी कि बिंदु P की अगर आप दूरी की बात करते हो तो बिंदु P से आपके पास में ABCD की दूरी क्या हो जाएगी, इसके बारे में सोचिए। बिंदु P की ABCD से दूरी क्या होगी, तो बिंदु P की ABCD से दूरी, वो दूरी क्या होगी, देखो ये पूरा जो आपके पास में है यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन कितना है, H1 DU1 है। तो यानी कि आपके पास में P जो है वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है एकदम सेंटर में है, बीच में है ये। तो इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं H1 DU1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की, कि जो फ्लक्स है, जो आपके पास में निर्गत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा। देखिए फ्लक्स जो होता है उसको हम लिखते हैं फाई से। अब हम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बार लिखेंगे, जैसे 1 2 3 बार कई बार लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें नोटेशन देना होगा। तो इसे हम बोल रहे हैं 5 1 बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो एरिया आपके पास में हमने फाइंड किया है वो निकाला है आपने H2 H3 DU2 DU3। तो एरिया इसको भी हम यहाँ पर जो कंपोनेंट से मान लो आप U1 की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, A1 है। U1 की डायरेक्शन में कंपोनेंट A है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आपके पास में क्या है, A1 है। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी क्या आ जाएगी, A1 आ जाएगी। देखिए मैं कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला। यहाँ आपके पास में दिखाई दे रहा है ना A वेक्टर, तो A वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लोगे आप, U1 की डायरेक्शन में A1 कंपोनेंट काम में लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, A1 लिख रहा हूँ। और उसके बाद में एरिया क्या है, एरिया हमने निकाला यहाँ पर H2 H3 DU2 एंड DU3, ये हमारा क्या रहेगा, एरिया है, ठीक है। तो ये फ्लक्स हमारे पास में यहाँ से पास आउट होने वाला फ्लक्स है। लेकिन अगर हम बात करें बिंदु
आपके पास में जो P है, इससे अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कितना फ्लक्स होगा, तो देखो ये आपके पास में जो है A1 H2 H3 DU2 DU3 आपके पास में इस सरफेस के लिए है, लेकिन बिंदु P के लिए जब हम बात करेंगे तो बिंदु P से आपके पास में जो दूरी है, उस दूरी पर जो है यहाँ पर ग्रेडियंट की वजह से, प्रवणता की वजह से जो है फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन कितना आएगा, वो परिवर्तन आपके पास में किसमें आएगा, वो परिवर्तन आएगा आपके पास में फ्लक्स के मान में। तो फ्लक्स का मान कितना है, फ्लक्स का मान जो पहले था वो था A1 H2 H3 DU2 DU3, ठीक है। अब इसके मान में आ रहा है परिवर्तन। अब इसके मान में परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन को हम कैसे शो करते हैं, परिवर्तन को शो करते हैं हम अवकलन से। तो अवकलन यहाँ पर मैं कर रहा हूं, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, अवकलन हमारे पास में जो है सापेक्ष होगा U1 के सापेक्ष होगा, ठीक है। और दूरी क्या थी आपके पास में, दूरी थी H1 DU1/2, तो दूरी पर ये रिलेट करेगा, ये हो जाएगा H1 DU1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, H1 DU1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास में लाइन एलिमेंट का पूरा वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर H1 भी आएगा जिसे आप बाहर निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा फ्लक्स। तो यहाँ पर H1 del U1 पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन H1 जो है वो डिपेंडेंट नहीं वैल्यू है, स्केलर फैक्टर है वो, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आपने पार्शियल जो है डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपको मालूम है यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आता है, पूर्ण अवकलज भी आता है। तो पूर्ण अवकलज यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा, तो जगह होने की वजह से मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा H1 DU1, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, एक बार फिर से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर φ1 की वैल्यू क्या होगी, φ1 की वैल्यू होगी A1 H2 H3 DU2 DU3, ठीक है। ये आपके पास में फ्लक्स है इस पृष्ठ की वजह से, ABCD पृष्ठ की वजह से। अब ABCD पृष्ठ की वजह से आप जो है P पर अगर फ्लक्स निकाल रहे हो तो वो फ्लक्स जो है वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा दूरी पर। तो फ्लक्स का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। A1 H2 H3 ये क्या है, फ्लक्स का मान है, ये फ्लक्स का मान हो रहा है परिवर्तित। परिवर्तित होने को हम दिखाएंगे अवकलन से, तो अवकलन के लिए हम क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर H1 del U1 आएगा, तो H1 को तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पर ओनली U1 आ जाएगा इस तरीके से, और H1 को हमने बाहर ले लिया। अब हम इसे दूरी से गुणा करेंगे तो दूरी हमारे पास में क्या रहेगी, H1 DU1/2। फिर पूर्ण अवकलज के लिए लिख देंगे हम यहाँ पर, पूर्ण अवकलज आपके पास में यहाँ आएगा H1 DU, इस तरीके, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में जो है ABCD फ्लक्स से जो है निर्गत फ्लक्स का मान हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए आपको टर्म दिखाई दे रही है DU2 DU3 और यहाँ पर DU1। तो ये जो DU2 और DU3 जो है ये आपके पास में एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर अवकलन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इन्हें आप जो डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हो। यानी कि φ1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर A1 H2 H3 DU2 DU3, ठीक है। और यहाँ देखो आप इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर, अच्छा दो बार लिख दिया क्या, अच्छा इधर लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि देखो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया था, तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 del A1 H2 H3, ठीक है। और नीचे की तरफ आ जाएगा del U1, और यहाँ पर ये हो जाएगा देखो del U2 del U3 ये रहा, del और ये सॉरी DU ये रहा, DU1 DU2 एंड DU3, ये तीनों टर्म हमारे पास में हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसे आप हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देख के हम आगे वाले रिजल्ट लिखेंगे, हम बाकी सबको डिराइव नहीं करेंगे इसके जैसे। ठीक है। अब देखिए
यहां पर हमने बिंदु P से A की तरफ निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको फाइंड किया, यानी इस तरफ निकलने वाले फ्लक्स को हमने फाइंड किया, यहाँ पर 5 से लिखा इसको आपने। ठीक है, अब बिंदु P से विपरीत दिशा में जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स कौन सा है, OEFG। तो OEFG की हम बात करेंगे, यहाँ पर OEFG की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हम फोर सरफेस OEFG, और उसका एरिया कितना है OEFG का एरिया रहेगा हमारे पास में H2H3 du2 du3, क्योंकि इसमें भी क्या है, दूसरा और तीसरा कर्व यानी U2 एंड U3 कर्व काम में आ रहा है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, U1 वाली होगी। ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, H2H3 du2 du3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ पर बिंदु P से ABCD की तरफ निर्गत फ्लक्स को अगर हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है, जोड़ा है, तो यहाँ पर अब हम जो है बिंदु P से OEFG की तरफ निर्गत फ्लक्स को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मान क्या होगा, अब कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर दिशा विपरीत होने की वजह से फ्लक्स का मान जो है थोड़ा अलग आएगा, माइनस आएगा। तो इसे φ1 प्राइम बोल रहा हूँ मैं, φ1 प्राइम बोलूंगा। देखो सारी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ ये प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी A1 H2 H3 du2 du3 माइनस ऑफ हाफ डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 du1 du2 du3। सिर्फ डिफरेंस किसका आया है, माइनस साइन का और पॉजिटिव साइन का आया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स जो सरफेस थी OEFG वो क्या है, ABCD से विपरीत दिशा में है। तो ऐसे में फ्लक्स का मान अगर उसके कंडीशन में अगर हम यहाँ पर अगर ऐड किया है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस करेंगे, इसे घटा देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर U1 कर्व के अलोंग जो नेट फ्लक्स है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइन फोर सरफेस ABCD एंड OEFG नेट फ्लक्स विल बी, हम नेट फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हम φ1 माइनस φ1 प्राइम कर देंगे, यानी कि दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो दोनों का डिफरेंस करने पे आप इनको कंपेयर करके देख सकते हैं कौन सी वैल्यू बचेगी। देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ना सेम है, दोनों में कॉमन है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू तो माइनस होकर 0 होने वाली है। ठीक है, एक दूसरे से। और यहाँ पर अगर आप φ1 में से φ1 प्राइम को अगर माइनस करोगे तो ये वाला साइन फिर से पॉजिटिव होकर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि जहां पर ये वैल्यू दोनों की हाफ है ना, यहाँ पर ये दोनों हाफ हाफ मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 एंड du1 du2 du3। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ABCD एंड OEFG का जो है उसके लिए नेट फ्लक्स आ जाएगा आपके पास में। सिमिलरली जो आपके पास में बाकी की जो 4 प्रश्न बन गए उनके लिए भी जो आप कर सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न बच गए। अभी हमने जो ABCD के लिए किया, तो ABCD के करने के बाद में हमने OEFG के लिए किया, यानी इन दोनों के लिए किया हमने। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर विपरीत फ्लक्स की बात करते हैं, OEBC के लिए करेंगे हम, और उसके बाद में करेंगे AFGD। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, देखिए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फोर सरफेस OEBC एंड FADG, ये दोनों सरफेस के लिए। ये वाली जो टर्म आपके पास में आपने डिराइव करके निकाली है ना, इसको देते हुए आप डायरेक्ट भी जो है इसको निकाल सकते हो। ठीक है, और हमें डायरेक्ट ही करना है क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करें आप। देखिए इसको देख के लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टर्म यूज किए, तो यहाँ पर हम φ2 लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे φ2 और यहाँ पर हम लिख देंगे φ2 प्राइम लिख देंगे, इसको देखे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है U1, तो यहाँ पर आ जाएगा U2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा। और एक मिनट रुकिए, हमें चेक करना होगा कि कौन से कर्व में है, क्योंकि जिसकी डायरेक्शन में है ना उसी क्या आएगा। देखिए हमने यहाँ पर ABCD की बात करते तो ABCD और OEFG जो है उसकी डायरेक्शन क्या थी, E1 के अलोंग थी,
और हमारी जो ए एफ जी डी है और ओ ई बी सी उनकी डायरेक्शन क्या है, U3 में है, तो यहाँ पर U3 वाली टर्म आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा U3, तो 3 लेंगे हम इसे, यहाँ पर इसे 3 कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 5 3 - 5 3 प्राइम डेल अपॉन डेल U3, और यहाँ हो जाएगा ये A3 H1 H2, A3 H1 H2 आ जाएगा ये, और यहाँ तीनों वैल्यू आ जाएगी डेल U1 डेल U2 एंड DU3, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको देखिए करना क्या है, आपको करना ये है कि जो आपने सरफेस लिखी है, जैसे मैंने ये OEBC और FADG सरफेस लिखी है, आपको देखना ये है कि इनकी डायरेक्शन कौन सी है, इनकी एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो इनकी एरिया की डायरेक्शन क्या है, इनकी एरिया की डायरेक्शन U3 है, 3 कर्व की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर आपके पास में 3 आएगा, यहाँ पे आपके पास में 3 आएगा, यहाँ पे आपके पास में 3 आएगा, कंपोनेंट आपके पास में A3 आएगा, और ये जो H1 H2 वाली जो वैल्यूज है उनमें 3 नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ओनली H1 और H2 आएंगे, H3 नहीं आएगा, और DU1 DU2 DU3 तो आपके पास में तीनों टर्म आनी ही है ऊपर वाले को देखते हुए। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बाकी बचे हुए सरफेस के लिए अगर हम लिखते हैं, तो देखिए 2 सरफेस हमारे पास बच गई, 4 सरफेस। अब देखिए कौन कौन सी सरफेस बच गई हमारे पास में, A, B, E, F एंड दूसरी सरफेस इसके सामने वाली अपोजिट वाली O, C, D, G, ये वाली सरफेस है। तो इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन है U2 कर्व की डायरेक्शन में है, तो इनके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2 टर्म लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये phi2 माइनस phi2 प्राइम इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल U2, यहाँ कंपोनेंट आएगा आपके पास में A2, और 2 के अलावा नहीं आएगी वैल्यू, यहाँ पर H में क्या वैल्यू है, 2 के अलावा वैल्यू आएगी, यानी H1 आएगा और H3 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर ये तीनों आपके पास में आई जाएंगे DU1 DU2 DU3 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाल कर आप बाकी दोनों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे देख देख कर, इसको बहुत आसान है ये, अगर वैसे आप करोगे जैसे आपने पहले वाले को किया तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें इसको पहले वाले को तो हमें डिराइव करना है, तो जैसे मैं इसको इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट दे दूं, यहाँ पर इसको सेकंड दे दूं, इसको थर्ड दे दूं। ठीक है, तो एक को देखते हुए हमने 2 और 3 को लिखा है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको पता करना है कि जो सरफेस आपने लिए उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया अलग अलग सरफेस के लिए फ्लक्स हो गया। अब अगर हम यहाँ पर नेट फ्लक्स की अगर बात करते हैं, नेट फ्लक्स यानी कि कुल निर्गत फ्लक्स कितना है, तो उसे मैं यहाँ पर 5 से लिख रहा हूँ, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ A वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि A वेक्टर का क्या है, नेट फ्लक्स है। तो इन तीनों वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो, देखिए ध्यान से, तीनों वैल्यू को ऐड करते हो तो ये वाली जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है लास्ट में, ये तो कॉमन है, DU1 DU2 DU3 तो सभी में आपको दिखाई दे रही है, कॉमन वैल्यू है ये तो। ठीक है, सिर्फ जो डिफरेंट वैल्यू वो ये वाली है, ये डिफरेंट वैल्यूज है, तो इनको हम ऐड कर देंगे और DU1 DU2 DU3 को कॉमन ले लेंगे, तो टर्म आपके पास में आ जाएगी डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 एंड डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। ठीक है, ये तो हमारे पास में आ जाएगा इस तरीके से, और कॉमन हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर DU1 DU2 एंड DU3, ये वैल्यू तीनों क्या है, कॉमन है, तो इनको मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, नेट फ्लक्स है हमारे पास, नेट फ्लक्स यानी कि ये वाली वैल्यू, इंडक्शन वाली वैल्यू क्या है, नेट फ्लक्स वाली वैल्यू है। अब देखिए हमारा जो डाइवर्जेंस निकालने का जो तरीका था, उस डाइवर्जेंस निकालने वाले तरीके में हमने देखा था कि हमने वॉल्यूम का क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो चेंज यहाँ पर कर रहा हूँ, वो चेंज क्या है उसको देखिए जरा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए की, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारे पास में था कि आपको क्या करना है, वॉल्यूम का डिवाइड लगाना है वेयर dV टेंड्स टू 0, और उसके बाद में आपको यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू लिखनी थी, तो ये फ्लक्स हो गया A वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो हमने फ्लक्स तो फाइंड कर लिया, ये वाली वैल्यू हमने फ्लक्स तो फाइंड कर ली, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम का डिवाइड लगाना है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने वॉल्यूम फाइंड किया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की 3rd क्लास में, वहां पर हमने फाइंड किया था H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ये हमने वॉल्यूम फाइंड किया था। आप चाहे तो अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं हमने किया था कि नहीं किया था ये।
मैच कर लीजिए। हमने एरिया अल्पांश यानी कि आपके पास में क्षेत्रफल अल्पांश के बाद में ये वाला टॉपिक क्या था, आयतन अल्पांश वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू कैसी आई वैल्यू। ठीक है, तो डीवी आपके पास में क्या हो जाएगा, H1 H2 H3 du1 du2 du3 हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्लक्स है उसके अंदर आप क्या कर दो, इस वाली वैल्यू का डिवाइड कर दो। तो इसका आप डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखिए du1 du2 du3 आपके पास में यहाँ भी है, और du1 du2 एंड du3 क्या है आपके पास में नीचे वाले टर्म में भी है, तो यहाँ भी है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने पर देखिए आपके पास में रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, रिमेनिंग टर्म बचेगी 1 अपॉन यानी कि ये वाली वैल्यू 1 अपॉन H1 H2 H3 एंड डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डाइवर्जेंस के लिए हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल रिजल्ट है डाइवर्जेंस के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का कोई साइन मिल रहा है क्या, मतलब देखिए हमें E1 कैप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, E2 कैप हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, यूनिट वेक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब आप डाइवर्जेंस फाइंड करते हो तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, वो क्वांटिटी हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। और किसी भी आपके पास में स्केलर क्वांटिटी का जब आप ग्रेडियंट फाइंड करते हो तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। उसके आगे हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा अगली क्लास होगी, कल की क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कर्ल जो है वो आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी का ही निकाला जाता है, और आने वाली जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, वेक्टर ही होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम।